नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यह जो है कंप्यूटर का प्रश्न पत्र है। इसके पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो वीडियो है उसको हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यह कंप्यूटर का जो है अष्टम प्रश्न पत्र, इसमें हम सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जो प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा के टेक्निक से हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो विश्व में जो है इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो जो इंटरनेट के मुख्य भाग हैं वो है टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, लाइनमैन जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, ये सभी जो है इंटरनेट के मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? तो जो ईमेल है, इंटरनेट है, रिले चैट है, टेलनेट है आदि, ये सभी जो है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की जो प्रमुख विशेषता है इस प्रकार से है, इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरस व बहु उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी बहुत प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है और इसे आसान भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को जो है उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त कराना, यानी जब हमें ज़रूरत होती है इंटरनेट के माध्यम से हम अपने समस्त कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों यानी सूचनाओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल क्या है? और ईमेल का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल से आज से है डाक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम अपना कोई भी सूचना भेजते थे डाकिया के द्वारा प्राप्त होता था हमें, तो उसी प्रकार ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला प्रश्न है, FTP का दूसरा नाम बताओ। FTP यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP, F से फाइल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट रिले चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से जो है इंटरनेट रिले चैट के माध्यम से जो है एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन कर सकता है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों के नाम बताइए। तो शैक्षिक संस्थान संबंधी दो जो वेबसाइट है, पहला www.dbru.ac.in और एक है www.ncrt.com। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया क्या है? यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। वेब पृष्ठ यानी इसको हम वेब पेज कहते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। वेब पेज, अगर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, तो उसमें वेब ब्राउज़र में जो है कई वेब पेज होते हैं जिस पे हम सूचनाओं को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संस्थानों का नामोल्लेख करें, यानी उनका जो है नाम बताना है। तो पहला है ई बुक्स और वेब पोर्टल्स, यानी हम वेब ब्राउज़र पे जाके गूगल पे सर्च करके हम किसी भी मुफ्त जो शैक्षिक डिजिटल संसाधन है वहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसे हम PDF भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ई बुक्स क्या है? तो ई बुक्स
वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती है। यानी इंटरनेट पे जो है हम इन्हें कभी भी इंटरनेट के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है वेब पोर्टल क्या है। तो वेब पोर्टल के बारे में देखेंगे यहाँ। वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है रिले चैट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सीडी क्या है। और सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी जो है आप लोग देखे होंगे डीवीडी में या सीडी में प्ले करके। पहले जो कंप्यूटर के पहले डीवीडी प्लेयर आता था जिसमें जो है प्लास्टिक के कैसेट होती है जिसे डिस्क कहते हैं। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्युमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है। तो आप लोग डीवीडी का या जो भी सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क देखे होंगे, उसमें एक चमकीला लेयर होता है, चमकता है। तो वही सीडी डीवीडी आप देखते होंगे शादी विवाह के जो कैसेट बनते हैं तो उसमें सीडी या डीवीडी होता है, तो वही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का जो पूरा नाम होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी, डी से होता है डिजिटल और वी से वर्जेटाइल या वीडियो और डी से डिस्क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती है। तो सीवीडी डीवीडी की बात करें तो सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती है और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती है। जैसे आप लोग मेमोरी में कोई भी फाइल रखते हैं, ऑडियो सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग, जैसे मेमोरी कार्ड होता है चिप इस प्रकार का, उसी प्रकार जो है यह सीडी और डीवीडी दोनों होता है। और यह जो है टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती है और डेटा डिकोड करने के लिए लेजर बीम, उसमें देखे होंगे नीला और कई कलर के लाल उसमें बीम यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं, कैसेट को धूप में करते हैं तो वही लेजर बीम है। अगला प्रश्न देखेंगे यूट्यूब क्या है। तो आजकल सभी लोग कंप्यूटर और मोबाइल में यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब। चलिए यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा जैसे कि मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई भी सॉन्ग, ऑडियो, गाना या अपनी ज़रूरत की चीज़ें, पढ़ाई से संबंधित कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग मोबाइल से जो डाउनलोड करते हैं उसको देखते हैं, तो वही यूट्यूब है। अगला प्रश्न है डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय। यहाँ पे पूछा गया डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के जो भाग होते हैं निम्न इस प्रकार से होते हैं कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था और एडी डायस्कोप। अगला प्रश्न है ई प्रयोगशाला क्या है। ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा
दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों का पर अध्ययन विभिन्न प्रकार के उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते। यानी जो लोग अपने रोजगार में या व्यवसाय में व्यस्त हैं और वो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो है दूरस्थ शिक्षा है वो अपना विद्यालय में नामांकन करा लेते हैं और वो जो है विद्यालय में बिना पहुँचे यानी विद्यालय में गए बिना विद्यालय में उपस्थित हुए जो है वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो जो दूरस्थ शिक्षा है या जो शिक्षा है स्वायत्त व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। अगला प्रश्न है एजुसेट क्या है। तो एजुसेट जो है एक शैक्षणिक उपग्रह है और एजुसेट की स्थापना कब की गई। तो एजुसेट की जो है स्थापना जो है भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। यानी एजुसेट जो है शिक्षा से संबंधित एक कृत्रिम उपग्रह है, शैक्षिक उपग्रह। अगला प्रश्न है एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताइए। तो एजुसेट का जो अन्य दूसरा नाम है वो है GSAT-3। अगला प्रश्न है प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का आरंभ कब से किया। तो प्रसार भारती ने जो है अपनी सेवाओं का आरंभ 23 नवंबर 1977 से किया। अगला प्रश्न है प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी है। तो जो प्रसार भारती से संबंधित रेडियो और दूरदर्शन की सेवाएं हैं, रेडियो सेवा में जो है ज्ञानवाणी स्टेशन और दूरदर्शन सेवा में जो है दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। जैसे टीवी टेलीविज़न वही जो है दूरदर्शन है जिसमें ज्ञान दर्शन चैनल आता था, जिसमें कई प्रकार की विज्ञान के बारे में चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती थी। पहले जो लोग टीवी देखे होंगे एंटीना वाला, उसमें दिखाया जाता था ये सब चीज़ें। तो जो लोग देखे होंगे उनको स्पष्ट रूप से मालूम होगा। अगला प्रश्न है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की जो है शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत 2000 से वर्ष 2000 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो शैक्षिक दूरदर्शन को जो है संक्षेप में ETV कहा जाता है। ETV शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ETV कहा जाता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक दूरदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। अगला है MOOC क्या है। यानी MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। जो MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है ज्ञान दर्शन चैनल क्या है। तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र कौन से हैं। तो जो शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र हैं उसमें परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार आदि हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। यानी जो है शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता जो है किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का जो है सबसे सुलभ साधन यानी एक माध्यम है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो ऑनलाइन परीक्षा संबंधी जो है meritnation.com यह जो है एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। अगला प्रश्न है ट्यूशन क्या है। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन, जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से, या जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसबुक, ईमेल ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इससे जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यह जो है प्रक्रिया ट्यूशन कहलाती है।
अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल्स कौन कौन से हैं, यानी जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। तो fresherworld.com, naukri.com, monster.com, जैसे सरकारी रिजल्ट.com, अन्य सभी ये जो है वेब पोर्टल हैं जो रोजगार संबंधी हैं। अगला प्रश्न है दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो दूरदर्शन का एक गुण बताइए यहाँ पे, इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। यानी दूरदर्शन के द्वारा जो है प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का जो है निराकरण किया जा सकता है या किया जाता है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन का एक दोष बताइए। तो दूरदर्शन का जो एक दोष यहाँ पे हो जाएगा, इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सभी जो हैं ऑफिस संबंधित सॉफ्टवेयर के नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय में जो है पत्र तैयार करना MS वर्ड का कार्य है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। तो रो कॉलम को हम बताने से पहले आपको बता दें रो और कॉलम क्या होता है। जैसे हम लोग टेबल लिखते हैं तो ये जो है हमारा रो है ROW, और ये हमारा कॉलम है COLO। ये कॉलम ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है और रो जो है क्षैतिज होता है। चलिए इसको अलग अलग देखते हैं। यह जो हमारा रो है इसको बोलेंगे रो। एक्सेल जो वर्कशीट होता है हमारा, और वैसे जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है यह कॉलम होता है C। तो इसमें पूछा गया है रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है एक वर्कशीट में। तो जो रो की संख्या होती है, ये जो हमारे रो होते हैं ऐसे, इसमें 576 रो होते हैं और 16,384 और यहाँ पे जो कॉलम की संख्या दी गई है 1048 और 576। 1048 आपके यहाँ पे रो हो जाएंगे और 576 रो, 1048 कॉलम, और टोटल सेलों की संख्या जो है 16,084 कॉलम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर करने के लिए आपको एक शीट के बारे में दिखाना चाहूँगा, एक्सेल वर्कशीट के बारे में, कि अलग अलग जो वर्जन होते हैं जैसे 2003, 2007, 2000 ऑफिस का जो 10 वर्जन है, चाहे 16 हुआ या 19 वर्जन हुआ 2019 का, अलग अलग उसमें जो है रो और कॉलम की संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है ये दिया है 16,384 कॉलम और 1048 रो। तो चलिए इसको हम कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपका दूर कर दें रो और कॉलम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 एक्सेल वर्कशीट में रो की संख्या 10,48,576, यह जो है रो की संख्या है, और कॉलम की संख्या है 16,384। नीचे जाएंगे तो 2016, 2013, 2007, यानी इन सभी में जो है सेम यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे 2003 में देखेंगे तो यहाँ पे जो है रो की संख्या जो है 65,536 है और कॉलम की संख्या 256 है। तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे देखेंगे। आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी 2019 या 16 या 13 की बात करें तो 16,384 दिया गया है और यहाँ पे
ये जो है वर्कशीट में कॉलम की संख्या और रो की संख्या जो है 10,48,576 ये जो है रो की संख्या है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 10,48,576 और 16,384। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट क्या है। तो यह जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम स्लाइड बनाते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। तो MS पावर पॉइंट के द्वारा जो है मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है। डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित कर रखना जो है MS एक्सेल का जो है मुख्य कार्य है। टेबल समझते हैं ना, सारा डी। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं। तो MS वर्ड में जो है 9 मेन्यू होते हैं, टोटल 9 मेन्यू होते हैं। फाइल मेन्यू इसी प्रकार उसमें 9 मेन्यू होते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है। तो यह जो है MS वर्ड जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है पैकेजेस का क्या अर्थ है। जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो पैकेजेस के प्रकार वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज या फिर डाटाबेस आदि हैं। अगला प्रश्न है MS आउटलुक क्या है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। MS आउटलुक यह जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है, यानी यह जो है प्रत्येक विद्यालय में एक तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है विविध अधिगम उद्देश्यों को जो है प्राप्ति करने में जो है सहायक होते हैं, यानी यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों या प्रोग्रामों के समूह को जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है, या फिर निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार, जो सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में जो है आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है या मुद्रित करती है या प्रिंट करती है। अगला प्रश्न है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और इसके अंदर जो है और भी प्रिंटर होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसमें भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है। रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ना जो है आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। संचार किसे कहते हैं। संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। संचार कम्युनिकेशन या संप्रेषण, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। ICT का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार और तकनीकी। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है।
प्रोटोकॉल जो है नियमों और निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर सेवकों यानी क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। यानी सर्वर पर है एक दूसरे से जो है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जुड़ते हैं या अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता यानी यूजर व प्रदानकर्ता के वार्तालाप सूचना का आदान प्रदान से है। अब प्राप्तकर्ता यानी जिसे सूचना प्राप्त करनी है और प्रदानकर्ता यानी जो सूचना प्रदान कर रहा है यानी भेज रहा है। तो फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना का आदान प्रदान से होता है। अगला प्रश्न है सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन के बारे में अभी हमने आपको ऊपर बताया। गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। यानी जो भी हम अपना डाटा सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र में, वहाँ पे गूगल सर्च इंजन में, तो वह जो है हमारे निर्देशों के अनुसार हमें जो है डाटा खोज कर हमें उपलब्ध कराता है। कौन? सर्च इंजन। अगला प्रश्न है DBMS का पूरा नाम क्या है। DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। 2016 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। DLED 2017 में पूछा गया है। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बैबेज ने किया था और कंप्यूटर का जो पितामह जो है चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आधुनिक जीवन में जो है कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से ही है। यानी आज जो है कंप्यूटर एक मनुष्य का अभिन्न अंग बन चुका है, एक तरह से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सूचना के कोई दो गुण बताइए। तो सूचना के निम्नलिखित दो गुण होने चाहिए अर्थपूर्णता और विस्मयकारी। पूर्व जानकारी से सहमति होना चाहिए, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता और यानी सूचना में जो है शुद्धता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। तो भारत में जो है इंटरनेट सेवा का शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुआ था। अगला प्रश्न है इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनेट के जो प्रमुख भाग होते हैं उसमें जो है मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार और केबल नेटवर्क आदि जो है ये इंटरनेट के प्रमुख यानी मुख्य भाग होते हैं। हैकर्स क्या है। तो हैकर्स के बारे में चलिए देखते हैं। सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है यानी उसके सिक्योरिटी को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। यानी हैकर जो होते हैं किसी भी डाटा को आपके डाटा को क्षति पहुंचा सकते हैं, उसे हैक करके चुरा भी सकते हैं, यानी आपकी सिक्योरिटी को तोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए जो 4 युक्तियाँ प्रमुख इस प्रकार से हैं टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर आदि माध्यमों से है हम जो इंटरनेट को जोड़ सकते हैं यानी इन युक्तियों से। अगला प्रश्न है मॉडेम क्या है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यानी मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो है
एक संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस है जो किसी आंकिक यानी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग कंप्यूटर यानी एनालॉग प्रारूप में भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन यानी जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक एक अवयव है। यानी मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का क्या है? संक्षिप्त रूप है। और यह करता क्या है? यह जो है एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है, यानी यह जो है आंकिक यानी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गेटवे से क्या तात्पर्य है? गेटवे जो है यह एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और उसके साथ जो है इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है, WLL का पूरा नाम लिखिए। तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप, वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से साधन हैं? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो साधन है, उपग्रह है, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्सर और मोबाइल टेलीफोन तथा ईमेल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी यानी जिसे हम तकनीकी कहते हैं, इसका अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन के आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अधिक प्रभावशाली हो सके। यही जो है प्रौद्योगिकी और तकनीकी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के जो अंग है, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति और गाइडलाइंस और विधियाँ जो हैं इसके प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन जैसे गूगल बताया, याहू बताया, आपको याहू भी पता होगा। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं, यानी जहाँ पे हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। और ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग आदि हैं। इसको भी याद रखेंगे, सर्च इंजन का नाम भी पूछा जा सकता है। याहू, गूगल भी सर्च है, google.com, और बिंग, BING, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका जो है अध्ययन करना चाहिए, और इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रम की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। तो यह जो है शैक्षिक रेडियो के बारे में संक्षिप्त। तो इतना ज़्यादा एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा 2 लाइन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखिए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो इसके जो है निम्न प्रकार हैं: दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग।
अगला प्रश्न है, स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई जो है, जैसे ब्लैक बोर्ड की जगह पर डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। यही सब जो है स्मार्ट कक्षा के हैं, स्मार्ट कक्षाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो वेब पेज या वेब पृष्ठा, जिस पे जो हम अपने सूचनाओं को पढ़ते हैं या देखते हैं, या इन्हीं से जो है वेब पेज के समूह से ही वेब ब्राउज़र बनता है, तो ये हमारा वेब पेज होता है। अगला प्रश्न है, सर्वर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो कि उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन का क्या आशय है? तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर जो है दिखाता है। अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? वेब पेज जो है यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। वेब पेज या वेब पृष्ठ कहते हैं, जिसमें अपने सूचनाओं को पढ़ते हैं या सर्च करते हैं, जो भी सर्च इंजन गूगल में, तो वो वेब पेज पर ही दिखाया जाता है। तो वह दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। सीडी रोम क्या है? तो एक सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है, और हम कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे सभी यूपीडी अलर्ट तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर के अति लघु 3 प्रश्न जो हमने यहाँ पे देखा। तो सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।